गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी जो है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आप तक पहुँचा दूँगा। लाइव जो है मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा, तो आप देख लीजिए। जो है रिलेशन का जो मैं पढ़ा रहा था, रिलेशन डेटाबेस डिज़ाइन 4th चैप्टर, तो उसमें से जो चीज़ें कुछ उस दिन तो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि सही से नहीं चला, और मैंने कंटेंट कलेक्ट किए थे लेकिन जो है सही से चल नहीं पाया। चला तो सही, लेकिन आप लोगों ने मैंने सोचा कि देखो पहले ठीक चल रहा है कि नहीं थोड़ा सा, इसलिए ऐसा हो गया। तो अभी आइए मैं समझा देता हूँ उसमें जो कुछ चीज़ें छूटी थी रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन में, और जानना ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन की। तो यहाँ आप देखो मैंने कुछ लिख दिया है, सारी चीज़ें पहले ही बोलने से आपको लिख नहीं पाते हो, तो हमने लिख दिया। रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन तो वो मैंने बताया आपको। बात कर रिलेशन से क्या है कि वो टेबल है। रिलेशन मतलब क्या? रिलेशन एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटी, दो एंटिटी के बीच में जो एसोसिएशन होता है। एंटिटी क्या है? एंटिटी मीन्स रियल थिंग्स विच इज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कोई भी वास्तविक वस्तु जो क्या इस संसार में एग्जिस्ट करती हो, विद्यमान हो, उसे हम कहते हैं क्या? एंटिटी। और रिलेशन क्या होता है? इसी तरह की, यानी आप कह सकते हो कि दो रियल वस्तुओं के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसी को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। उसी से बना है रिलेशनल, संबंधित। ओके, तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? आप जानते ही हो कि डेटाबेस क्या होता है। इट इज़ अ प्लेस विच स्टोर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, यानी कि ये क्या होता है? एक ऐसा स्थान होता है जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है, यानी जो पीस के छोटे छोटे टुकड़ों को स्टोर करता है, और जो है उसके ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जैसे क्या? एडिट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना और अपडेट करना, ये सब आप काम कर सकते हो। तो कुछ जो है बेसिक ऑपरेशन का कलेक्शन होता है और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एक प्लेस पर। ओके, तो उसको कहते हैं डेटाबेस। और डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन मतलब क्या? उसका जो ओवरव्यू है, यानी ओवरऑल आर्किटेक्चर आप कह लो, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो हमें दिखेगा कैसे? एक ऑर्गेनाइज मैनर में दिखाना है हमको। यहाँ डेटाबेस को बनाना है ऑर्गेनाइज मैनर में, कि वो अप्रोप्रिएट हो, यानी हर दृष्टि से सही हो। यानी उसमें जो भी अब अशुद्धि है, जो भी खामियां कह लो आप, जो है उन सब खामियों को दूर करना। अगर आप दूर कर देते हो तो क्या होगा? और रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन हो गया, यानी पूरा का पूरा नॉर्मलाइज्ड हो गया। तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या? नॉर्मलाइजेशन। इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ोगे आप? नॉर्मलाइजेशन। किसी डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि एलिमिनेटिंग द क्या इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द रिड्यूडेंट डेटा या डाटा रिड्यूडेंसी एंड एनोमलीज ना फ्रॉम द टेबल एंड द यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ किसका? फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि normalization is a process of eliminating the data redundancy and anomalies from the table ना on the basis of किसके? on the basis of functional dependency concept। तो कुल मिला कहने का ये मतलब था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है क्या करना? एनामलीज हो या डाटा रिपीटनेस हो, यानी रिडंडेंसी हो, इन सबको क्या करना? एलिमिनेट कर देना, दूर कर देना, वही कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। यानी तब उसको आप कहोगे कि ये जो है टेबल क्या है? डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड है और इसमें नॉन रिपीटिंग डेटा है। यानी हमें सिर्फ यहाँ क्या मिलेगा? बस एक ही चीज़ मिलेगी हमारे टेबल में। अगर जैसे अब मैं कहता हूँ कि अभी आपको नॉलेज कम है, आप फ्रेशर हो और आपको एक टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट की, सपोज दैट मैंने यहाँ बना रखा है, तो इसमें बहुत सारे, सपोज दैट आप कुछ ऐसे ही बनाओगे, मतलब क्या करोगे? स्टूडेंट से रिलेटेड जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी में लिख दोगे। तो स्टूडेंट से जैसे रोल नंबर है, नेम है, एज है, ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम है, या चोडी नेम है, जो भी स्टूडेंट के विषय में इंफॉर्मेशन है आप एक ही टेबल में मर्ज करने की कोशिश करोगे। जनरली सभी यही करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि एक से एक डेटा जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जो अननेसेसरी है, जो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी रिपीट करने पर। जैसे यहाँ अभी आप देख लो,
इस टेबल में ये पहला स्टूडेंट इनरोल हमने किया, एक स्टूडेंट इनरोल है, उसका ये जो है यहाँ तक तो मान लो ठीक है, एज तक, नेम एज सब स्टूडेंट के अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, ब्रांच आईडी सेम है, ब्रांच नेम सेम है, एचओडी नेम सेम है, एक ही एचओडी है ना। तो ये क्या है, देखिए आप कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा ये ना रिपीट हो रहा है, डेटा बार बार रिपीट हो रहा है सेम। तो कुल मिला के आपको क्या, यही रिपीटनेस मिलेगी डेटा की। और ये जो है बहुत जो है क्रिटिकल रोल प्ले करती है, यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि समझना कि कैसे इन सब चीज़ों को क्या करें, समझें। तो यही जो है इसी को हम कहते हैं क्या, कि डाटा को रिपीट हो रहा है, यानी डाटा रिडंडेंसी कहते हैं। और इस डाटा रिडंडेंसी की वजह से कई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप आगे फर्दर देखोगे आगे धीरे धीरे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे इसको दूर करना है, उसको भी दूर करना है कि नहीं करना है, कितना ज़रूरी है, ये आप देख के जान जाओगे। तो चलो ज़रा मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने मतलब हम लोगों का मोटो क्या था, आइडिया था कि क्या करना। आइडिया ये है कि हमें क्या करना, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करना है। मैंने आपको काम दिया गया और एक आइडिया दी कि स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करना है। तो ये कुछ ऐसा आप करोगे। ओके, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, जो रिजल्ट आया यहाँ आप देखो, रिजल्ट जो आया ये क्या है, समान ब्रांच के अलग अलग स्टूडेंट के लिए एक ही प्रकार का ब्रांच डेटा बार बार लिखना पड़ रहा है। ये हमें ऐसा करना पड़ रहा है, स्टोर करना पड़ रहा है। क्या, समान ब्रांच के अलग अलग, समान ब्रांच के क्या, जैसे ब्रांच सेम है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए एक ही ब्रांच का डेटा बार बार लिखना पड़ रहा है कि ये ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम और ये छोटी नेम बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट मेरे सामने है। तो देखो अभी रिड्यूंडेंसी क्या होगी, अब ये क्या हो गया, रिपीटेंसी जो कहते हैं, समान प्रकार का अननेसेसरी डेटा एक से ज़्यादा बार स्टोर करना। अगर आप ऐसा हो रहा है कहीं आपके टेबल में, तो इसी को क्या कहेंगे, रिड्यूंडेंसी कहेंगे। ओके, डेटा रिड्यूंडेंसी यानी डाटा की बार बार रिपीटेंस, एक ही चीज़ मिलेगा यही कि बार बार डेटा रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो ये रिडंडेंसी हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये तीन टाइप की प्रॉब्लम जनरेट करेगा ये डाटा रिडंडेंसी। ये क्या करेगा, इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन एनामलीज आएगी ना। एनामलीज आएगी क्या, इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन एनामलीज, यानी आप कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हो तो कोई विसंगति आए, एनामलीज आ सकती है। डिलीट करना चाहते हो तो कोई एनामलीज आ सकती है, और अपडेट करना चाहते हो किसी इन्फॉर्मेशन को इस टेबल में तो क्या एनामलीज आ सकती है इस रिपीटेड डेटा के कॉन्सेप्ट में। तो ये प्रॉब्लम इंसर्शन डिलीशन अपडेशन की आएगी ना, और इसी एनामलीज को अगर हम दूर कर ले रहे हैं तो वो कहलाएगा क्या, नॉर्मलाइज डेटा। दूसरी प्रॉब्लम है कि इनकन्सिस्टेंसी, और इनकन्सिस्टेंसी होती क्या है मैंने आपको बताया। इनकन्सिस्टेंसी मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा पर जो भी ऑपरेशन किए जाएं, आफ्टर ऑल ऑपरेशन यानी पूरे ऑपरेशन ख़त्म हो जाने के बाद उसमें जो भी परिवर्तन होना चाहिए, होना उचित हो, वो हो जाना चाहिए। ओके, उसमें जो भी परिवर्तन होना है वो हो जाना। सपोज दैट मान लीजिए अगर जैसे मेरे पास एक एटीएम है, एटीएम कार्ड है, और आप क्या करते हो, आपके अकाउंट में कितना है, 1000 रुपीज़ है, कितने, 1000 रुपीज़ है ना। बैलेंस इतने मेंटेन किया, अभी आपने क्या किया, इसमें से 700 रुपीज़ आपने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। तो अब आपके अकाउंट में जो है क्या बचना चाहिए, फिर एक बार 700 किया, फिर अभी आप 100 रुपये जो है क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, जमा कर दे रहे हो। अब जो है आपके अकाउंट में कितने रुपए बचने चाहिए, तो 7 निकाला, 300 बचा, फिर 100 आपने जमा किया, यानी 400 रुपीज़ आपके जो है क्रेडिट बैलेंस आपका ये दिखाना चाहिए कि 400 रुपये है ये अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट। तो यानी हमने क्या किया, बैलेंस इंक्वायरी की, फिर उसके बाद क्या किया, विथड्रॉल किया, फिर क्या किया, डिपॉजिट किया ना। तो इस सब से कैलकुलेशन से जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट, सही रिजल्ट है वो शो करना चाहिए। अगर ये सही कर पा रहा है, जैसा ऐसे दिख पा रहा है, ये सब ऑपरेशन होने के बाद ये 400 रुपये आपके अकाउंट में दिख रहे हैं, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट डेटा है। और कहीं ऐसा हुआ कि हमने तो जो ऑपरेशन लगाए, पता चला यहाँ 1400 रुपये ने दिखा के 300 ही दिखा रहा है, यानी जो आपने 100 जमा किए उससे कोई लेना देना नहीं है। या फिर क्या, 700 रुपये दिखा रहा है जो आपने निकाला, तो ये क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी आ गई डेटा में। तो ये इनकन्सिस्टेंस, तो कंसिस्टेंसी समझ में आई
यानी ओवरऑल ऑपरेशन किसी एक डेटा के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो उसके बाद लास्ट जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा जो डिज़ायर रिजल्ट है वो वहाँ मेंटेन हो जाना चाहिए। तो कभी इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इंक्रीज अननेसेसरी स्टोरेज स्पेस। यानी भाई जब बार बार ये डेटा रिपीट हो रहा है, आप दूसरे स्टूडेंट को एनरोल करोगे तीसरे चौथे पाँचवें ऐसे जो भी आएगा, सपोज दैट ईसी का भी इसी में आ गया है ना, तो ईसी वाले को भी आपने क्या किया, यहाँ 4 आईडी दे दी, यहाँ आपने उसका नाम डी लिख दिया, इसकी एज 20 लिख दिया, और ये क्या किया 356 ईसी, और ये हो गया उसके सपोज दैट ए बी सी हैं, ये आपने डाल दिया डेटा। तो आप देखो क्या हो रहा है कि रिपीटेड डेटा तो नहीं हुआ ये, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऐसे इसी का आया तो ये बार बार बढ़ रहा है। तो जैसे अब इसी का दूसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया, तो ये सेम इन्फॉर्मेशन होगी, ये सेम इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इससे की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज अननेसेसरी स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस भी बहुत ज़्यादा, यानी जो हमारे पास स्टोरेज स्पेस है कह लीजिए उसकी बर्बादी होती है। ओके, तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम अकर्स करता है कौन, ये जो रिडंडेंसी है, डेटा का जो रिपीटनेस है, वो 3 टाइप की प्रॉब्लम्स को जो है बताता है, 3 प्रॉब्लम्स को अकर करता है, मतलब ये 3 प्रॉब्लम उसकी वजह से अकर्स होती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई, यहाँ तक आप समझ गए। अब ये इंसर्शन एनामलीज क्या है, ये टाइप ऑफ एनामलीज, एनामलीज क्या होता है, तो एनामलीज में अगर एक शब्द में मैं कहूँ, एक लाइन में एनामलीज की डेफिनेशन, तो आप लिख लो, द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड इन द टेबल मल्टीपल टाइम्स। यानी कि सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है किसी एक टेबल में एक से ज़्यादा बार जब स्टोर की जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, या हाँ, उसे हम कहते हैं क्या, एनामलीज है वो एक तरह की, और इसी को क्या कहते हैं, डाटा रिडंडेंसी। ओके, तो एनामलीज की डिफिनेशन हो गई। अब इंसर्शन एनामलीज क्या होती है, आपको क्या करना है, जैसे देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचो कि समझ में आ जाएगा आसान से। इंसर्शन एनामलीज में क्या होती है कि सपोज दैट आप क्या करें, यहाँ देखो जैसे मैं बताता हूँ रोल नंबर के हिसाब से, और इसे मैंने की प्राइमरी की मान लिया। अगर ये कंडीशन है कि अगर हम जो है क्या करते हैं, रोल नंबर इंसर्ट करते हैं तभी बाकी का डेटा जाएगा। अगर हम सोचो रोल नंबर इनपुट कर देते हैं और चाहे ये ब्रांच का डेटा डाल दें, सपोज दैट एक नया स्टूडेंट आया हमारे पास, हमने डेटा डाला ना, तो आईडी डाली, ये सब डाला जो है, तो ये भी डेटा आ गया। अब सपोज दैट हमें ईसी ब्रांच तो यहाँ है, अभी आईसी ब्रांच आपके यहाँ है, उसको भी इंक्लूड करना है इसमें। तो आईसी ब्रांच की जो डिटेल है, ये कौन, ये जो डी है, क्या आईडी है, वो बिना स्टूडेंट के, इधर की इंफॉर्मेशन के बिना नहीं आ सकती है। तो प्रॉब्लम होगी कि इंसर्शन में प्रॉब्लम होगी कि हमें ब्रांच से रिलेटेड दूसरी ब्रांच का डेटा डालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ये सपोज दैट अभी कोई स्टूडेंट इनरोल ही नहीं हुआ है, उसमें आया ही नहीं है आईसी में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम होगी, ये इंसर्शन जो है नहीं कर पाओगे आप। जब कोई लड़का इनरोल होगा, कोई भी कैंडिडेट या आएगा इनरोल होगा, तभी उसका डेटा आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ 3 ब्रांच हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स अकर्स होगी। तो ये इसको कहते हैं इंसर्शन एनालिसिस, इसमें बिना परमिशन के डेटा को इंसर्ट न कर पाना। यानी आपको परमिशन है, यानी ये है कि आप पहले स्टूडेंट को इनरोल करोगे तभी ये जो है ब्रांच की इंफॉर्मेशन आएगी इसमें। और नेक्स्ट है डिलीशन एनामलीज। डिलीशन एनामलीज में क्या होगा कि सपोज दैट अब आप डेटा डिलीट कर रहे हो, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है, यदि हम एक डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरे डेटा भी डिलीट हो जाते हैं ना, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। यानी हमें क्या, इसमें देखो हमने क्या एक एंटिटी ली है स्टूडेंट, लेकिन इसमें 2 एंटिटी सेट के डेटा हैं, एक तो ब्रांच एंटिटी सेट है और दूसरा क्या स्टूडेंट है। तो दोनों अलग अलग हैं रियल वर्ल्ड में, 2 अलग एंटिटी सेट है, तो दोनों को मर्ज करके, जैसे कॉमन आदमी है, कॉमन सॉरी कम जानने वाला आदमी, जैसे आप फ्रेशर हो तो एक ही में स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करोगे, तो प्रॉब्लम यही है। तो अभी ये हो गया। तो डिलीशन एनामलीज में क्या आएगा कि हम चाहते हैं सपोज दैट, अब देखो इस स्टूडेंट का जो फोर्थ पर है ईसी का, इसका जो है सिर्फ स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको डिलीट करना है। लेकिन हम जैसे ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट करेंगे तो आप देखो कि ये ब्रांच भी डिलीट हो जाएगा, पूरा का पूरा टैपल्स ही डिलीट हो जाएगा। आप वैसे यहाँ देख लो, अगर सीएस के स्टूडेंट को आप डिलीट कर रहे, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया,
आप सिर्फ स्टूडेंट को डिलीट करना चाह रहे हो, लेकिन उसकी वजह से जो ब्रांच की इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जा रही है, डिलीट हो जा रही है। तो इसे क्या कहोगे आप, डिलीशन एनामलीज। एक तरह की विसंगति है हमारे डेटाबेस में, टेबल में, जिसे हम क्या कहेंगे, डिलीशन एनामलीज। और उसी तरह से एक थर्ड है क्या, अपडेशन एनामलीज, या कहीं कहीं मिलेगा मॉडिफिकेशन एनामलीज। मतलब अब आप क्या करना चाहते हो, इंसर्ट डिलीट नहीं, आप अपडेट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप अपडेट करोगे तो एनामलीज क्या आएगी, सपोज दैट जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ अभी कोई एचओडी आया है, दूसरा कोई है, हाँ, मान लीजिए एक्स वाई जेड की जगह आ गया एचओडी पी क्यू आर, क्या आया, पी क्यू आर कोई एचओडी आ गया, ये इसकी वजह। तो आपको क्या करना होगा, इस पी क्यू आर को रिप्लेस करना पड़ेगा इस टेबल में। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, डेटा को जाके इंसर्ट कर दोगे। लेकिन आप यहाँ तो कर दिए, यहाँ तो सही हो गया यानी करेक्ट है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी जहाँ जहाँ सी एस से संबंधित है एच ओ डी का नाम सब जगह चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये करना पड़ेगा आपको। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, एक बिग रोल जो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हम अपडेशन करना है तो हमें हर जगह जाके करना पड़ेगा। और नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका जो अपडेशन एनालिसिस है ना, वो ज़्यादातर क्या प्रोवाइड करती है, इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है हमारे टेबल में। कैसे आएगी, इनकन्सिस्टेंट हो गया ना, इनका यहाँ आप क्या कर दिए, पी क्यू आर हो गया, और यहाँ क्या है, एक्स वाई जेड, और जहाँ जहाँ हो सकता है शेष एक्स वाई जेड हो, या दो तीन जगह ए पी क्यू आर आपने बाकी सब जगह छोड़ दिए। तो क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी आ गई। हमें क्या चाहिए था, कंसिस्ट डेटा चाहिए था, यानी ओवरऑल जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ चेंजेस हो जाने चाहिए। तो यहाँ इनकन्सिस्टेंसी अगर हो जाएगी, कंसिस्टेंट डेटा नहीं रहेगा, यानी कई सारे जो ऑपरेशन है सब पे होने चाहिए जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है। तो इसको कहते हैं क्या, अपडेशन एनामलीज। हाँ, तो ये तीन तरह की प्रॉब्लम आएगी, तीन तरह की एनामलीज आएगी। छोटो आप सोचो, छोटे से बात के लिए, यानी यही जो है अननेसेसरी जो डेटा एक से ज़्यादा बार आ रहा है, उसकी वजह से ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। और यही सी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, जब रिमूव कर लेंगे, कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे आ, जिससे ये रिमूव हो जाएगा, कोई ऐसा टूल कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, डाटा रिपीट ना हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की अब सिंपल सी डिफिनेशन क्या हो गई कि नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ना, एलिमिनेटिंग डाटा रिडंडेंसी एंड क्या, एनामलीज फ्रॉम टेबल बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, किसका, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फंक्शनल डिपेंडेंसी और क्लोजर में आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या, फंक्शनल डिपेंडेंसी और क्लोजर, ये दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पढ़ा दी है, अच्छे से पढ़ाया था मैंने, जैसे ये समझा रहा हूँ। तो ये दोनों हो चुका है, एक बार आप देख लेना। अभी आगे फंक्शनल डिपेंडेंसी का बहुत सारा रोल आएगा, बहुत ज़्यादा प्ले करेगा कि कैसे नॉर्मलाइज करना है डेटा को। तो नॉर्मलाइजेशन की डिफिनेशन क्लियर हुई। एनामलीज क्या होती है, एनामलीज के टाइप्स कौन कौन सी होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा आप लिखना, अपडेशन में आप लिख लेना, मैंने यहाँ समझा दिया कि जो अपडेशन होना चाहिए, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ सब जगह अपडेशन हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये क्या जनरेट करेगा, इनकन्सिस्टेंट डेटा को, और वो इनकन्सिस्टेंट डेटा क्या करता है, बहुत गड़बड़ रोल प्ले करता है, यानी बहुत बेकार रोल प्ले करेगा कहाँ, हमारे टेबल में। ओके, तो ये लिख लेना। फंक्शनल डिपेंडेंसी आप देखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी आप देखोगे। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या, कि कैसे जो है क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, कितने टाइप के नॉर्मलाइजेशन होते हैं ना। तो जैसे आपके यहाँ अब आगे आप देखोगे कि इसमें नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, और उसके बाद है फोर्थ है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। तो ये जो आप तीन ये देख रहे हैं BCNF तक, ये जो है, ये पूरे के पूरे इनके लिए जो टूल्स है नॉर्मलाइजेशन के लिए, वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये जो नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा किसके बेस पे किया जाएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पे। तो इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी आप पढ़ लेना। अगर आपको लगता है भूल गया है या नहीं बुक से, तो आप बता देना, फिर मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। और ये जो फोर्थ और फिफ्थ है और जो भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, उसमें क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, हाँ, क्या, मल्टी वैल्यूड
एट्रीब्यूट, ये मल्टी वैल्यूड के बेस पर है। उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव कर देंगे हम। तो इसके लिए टूल मल्टी वैल्यूड है और इसके लिए क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो आप ध्यान रखोगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, मल्टी वैल्यूड क्या है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेना है आपको, एक बार रिपीट कर लेना है। अच्छे से आप रिपीट कर लेना, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ समझ में आया होगा आपको, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ओके। तो फिर मैं सही कर दूँगा उसमें। लेकिन आपको इतनी बातें कहाँ हो सकता है कि ये होगी, अंडरस्टैंडिंग आपको एक आ गई होगी कि हम नॉर्मलाइजेशन में क्या सीखने वाले हैं। तो आप देखोगे अपनी बुक्स में, आपके सिलेबस में नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ बताई है। आप वीडियो पीछे जाके देख लें, जहाँ मैंने बोला है वहाँ से लिख सकते हो, और यहाँ भी आप देख सकते हो। और ये रिडंडेंसी क्या होती है और एनामलीज क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं आपको बताऊं कि लाइव क्लास चलेगी आफ्टर 20 तारीख के बाद। कुछ और गैजेट्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं अवेलेबल करा लूँगा, फिर चलाऊँगा, ओके। इसी वजह से जो है नहीं चला पा रहा हूँ। अभी चल सही रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ इश्यूज क्रिएट करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये है। अब अगला जो टॉपिक होगा नॉर्मलाइजेशन को मैं और अच्छे से चलाऊंगा, इसको आप देख लेना, ओके। थैंक यू।